हेलो। यस मैम। हाँ, कल हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे व्हील स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोगों ने वेस्टरगार्ड थ्योरी पढ़ी थी और अकॉर्डिंग टू वेस्टरगार्ड हम लोगों ने एक मतलब स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, व्हील स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, मतलब व्हील पे जो स्ट्रेस आ रहा है ड्यू टू दी व्हील लोड, वो स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। उनका इफेक्ट एंड मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है हमारे इंटीरियर पार्ट पे, ये इंटीरियर पार्ट है, कॉर्नर्स पे, ये हमारा कॉर्नर हो गया, एंड एजेस पे, एजेस ये हो गए आपके। ठीक है, तो हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि स्ट्रेसेस जो है वो इंटीरियर पार्ट पे, एजेस पे एंड कॉर्नर पे कितने मैग्नीट्यूड का आएगा एंड क्या इसका इफेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू वेस्टरगार्ड उन्होंने 3 फॉर्मूले जनरेट किए थे, जो कि फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इंटीरियर, एजेस एंड कॉर्नर। ठीक है, और उसके बाद आईआरसी ने भी फॉर्मूला जनरेट किया इंटीरियर पार्ट के लिए, स्ट्रेसेस, एजेस के लिए एंड कॉर्नर के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि हमने कल ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, इस पे एक जो बेस्ड न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द व्हील लोड, कैलकुलेट द व्हील लोड स्ट्रेस ड्यू टू द डिजाइन व्हील लोड ऑफ 4200 kg, यानी कि यहाँ पे हमें व्हील लोड जो है वो कितना दे रखा है, 4200 kg का। ठीक है, 4200 kg का व्हील लोड दिया हुआ है। ई भी दिया हुआ है हमको, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.8 into 10 to the power 5 kg per centimeter square। न्यू की वैल्यू, पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है, ऑफ कंक्रीट इज 0.15, modulus of separate reaction K is 7 kg per centimeter square, slab thickness is 20 centimeter and radius of contact area small a is 14 centimeter। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रेस निकालने के लिए बोला था वेस्टरगार्ड से, तो इंटीरियर पे, एजेस पे एंड कॉर्नर पे हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो जब भी हम कभी स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे तो 2 चीजें निकालनी पड़ेगी हमें पहले, जो ये टर्म है हमारा L by V का, जहाँ पर L आपका रिलेटिव स्टिफनेस है एंड V जो है वो इक्विवेलेंट रेडियस है। इसके लिए भी हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम किस तरीके से निकालेंगे रिलेटिव स्टिफनेस एंड इक्विवेलेंट रेडियस। जब हम डिजाइन ऑफ पेमेंट का स्टार्टिंग में पढ़े थे तभी, तो L की वैल्यू हम लोगों ने रिलेटिव स्टिफनेस की निकाल ली थी एंड इक्विवेलेंट रेडियस भी निकाल लिया था। तो अभी हमें सेम क्वेश्चन यही सॉल्व करना है, बस इसमें ये चीज देखनी है कि अकॉर्डिंग टू आईआरसी स्ट्रेसेस की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। ये हमने कल वेस्टरगार्ड से कैलकुलेट कर लिया था। अब आईआरसी के हिसाब से इंटीरियर पार्ट पे, एजेस पे एंड कॉर्नर पे क्या वैल्यू आ रही है, ये जो है तुम लोग सॉल्व करके निकालो इसका आंसर। और इसका फॉर्मूला हम तुम लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख के आंसर निकालिए कि क्या क्या आ रहा है आपके स्ट्रेसेस एट इंटीरियर, एजेस एंड कॉर्नर। ठीक है, तो इसको निकाल के इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। फॉर्मूला है स्क्रीन पे, आपको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करिए।
किसी का आया है स्ट्रेस एट इंटीरियर? स्ट्रेस एट इंटीरियर पोर्शन अकॉर्डिंग टू IRC किसका आया है? इसका आंसर आया भाई स्ट्रेस का, बताइए। देखो स्ट्रेस का जो इक्वेशन है एट इंटीरियर SI, ये फॉर्मूला इसका क्या है? 0.316 P अपॉन H स्क्वायर इन ब्रैकेट 4 log 10 L/V प्लस 1.069। ये तो पहले ही भी कैलकुलेट कर चुके हैं ना ऑलरेडी, इसको कल हम लोगों ने जो उसको सॉल्व किया था वो यही सेम ही तो फॉर्मूला था। Yes, ma'am. 18.34. उसको बताने में तो लेट हो गई, तो ऑलरेडी हम लोग निकाल ही चुके थे कल। ये जो पहला वाला क्वेश्चन आया था स्ट्रेस एट इंटीरियर आया 13.34 आया आई थिंक, या सॉरी 18.34 आ रहा है। तो 18.34 kg, हाँ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो यही तुम्हारा, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, तो ये तो एज इट इज ही है। देखो वो हमें उतना तो निकालना ही है। इंटीरियर में एजेस एंड कॉर्नर पे देख लो, एजेस का फॉर्मूला ये है एंड कॉर्नर का फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला है 0, एक बार हम क्लियर करते रहे। फॉर्मूला है तुम्हारा 0.529 P अपॉन H स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.54 न्यू सेकेंड ब्रैकेट 4 log 10 L/V प्लस log 10 B माइनस 0.4048। ठीक है, ये है इक्वेशन। एंड जो कॉर्नर का है फॉर्मूला SC, ये है तुम्हारा 3P/H स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस A अंडर रूट 2/L टू द पावर 1/2। ये है कॉर्नर का इक्वेशन। तो जब यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज पता है, P लोड हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है 4200 और 4100 दिया है, शायद 4200 दिया है। स्लैब थिकनेस पता है, H की वैल्यू 20, म्यू पता है 0.15, रिलेटिव स्टिफनेस हमने निकाला हुआ है, B की वैल्यू 13.21 है, यहाँ पर भी log 10 B की वैल्यू रख देंगे। सारी वैल्यूज हमें पता है सर, ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है H स्क्वायर SE, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड जो तुम्हारा कॉर्नर का फॉर्मूला है, कॉर्नर में 3P, P बीम लोड है, H स्लैब थिकनेस है, A रेडियस ऑफ कांटेक्ट एरिया एंड L जो है वो रिलेटिव स्टिफनेस है। सारी वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिर्फ हमें इसमें वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। कितना आ रहा है? 23.04। ठीक है, देखो ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस एट एजेस एंड 24.83 स्ट्रेस फॉर कॉर्नर।
Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। Okay, ma'am. आपके क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्ट्रेस एट इंटीरियर, कैलकुलेट द स्ट्रेस एट इंटीरियर एजेस एंड कॉर्नर रीजन। SI निकालना है, SE निकालना है, SC निकालना है, ठीक है। कॉर्नर रीजन फॉर अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, for a cement concrete pavement using Westergaard stress equation, using Westergaard stress equation। अब इसमें कुछ वैल्यूज जो तुम्हें दी हुई है। सबसे पहले तो व्हील लोड हमें दे रखा है 5100 kg, 5100 kg ये दे रखा है हमें P की वैल्यू, व्हील लोड। उसके बाद से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कैपिटल E ये हमें दे रखा है 3 into 10 to the power 5, 3 into 10 to the power 5 kg per centimeter square, ठीक है। ये दे रखा है हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सीमेंट कंक्रीट। उसके बाद से पेवमेंट की थिकनेस दे रखी है स्मॉल h की वैल्यू, वो दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। पॉइजन्स रेशियो म्यू की वैल्यू है 0.15, पॉइजन्स रेशियो है 0.15। Modulus of subgrade reaction K is 6 kg per centimeter square, 6 kg per centimeter square modulus of subgrade reaction। And last information है हमारे पास radius of contact area small a is 15 centimeter, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमको इसमें गिवन ही है। व्हील लोड पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट E पता है, H पता है, म्यू K एंड A पता है। वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन से हमको स्ट्रेस निकालना है इंटीरियर एजेस एंड कॉर्नर में। तो अब देखो सबसे पहले जब भी हम स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करने जाए उससे पहले हमें L और B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हमारा रिलेटिव स्टिफनेस है एंड इक्विवेलेंट रेडियस जो है, ये दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन में तुम्हारा यूज हुआ है ना L/B के फॉर्म में। तो L की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, फॉर्मूला EH/12 के 1 - μ स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। ये यहाँ से हम L की वैल्यू निकालेंगे एंड जब रिलेटिव स्टिफनेस निकालने जाएंगे तो रिलेटिव स्टिफनेस इक्विवेलेंट रेडियस निकालने जाएंगे D की वैल्यू। तो पहले हमें कंडीशन चेक करना है 1.724 H वाला, अगर वो A की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा वो कम होगा और 1.724 H ये वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हम इक्वेशन 1 लगाएंगे, अदरवाइज इक्वेशन 2 लगाएंगे। मैम लेंथ 70.6 बना रही है क्या? हाँ, रिलेटिव स्टिफनेस है लेंथ में। यस मैम। ये यहाँ से देख लो फॉर्मूला, हम फॉर्मूला शेयर कर दे रहे हैं। ये L की वैल्यू हो गई EH/12 के 1 - μ स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। सारी वैल्यूज पता ही है। रिलेटिव स्टिफनेस हम यहाँ से निकालेंगे और वो रिलेटिव स्टिफनेस हमारी आ रही है 70.6 सेंटीमीटर के अराउंड। E की वैल्यू हमें पुट कर देनी है 3 × 10 to the power 5। H रख लेना है 18, K की जगह पे रखना है हमें 6, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन 6 दिया हुआ है, 6 रखना है एंड म्यू की वैल्यू रखनी है 0.15। ये सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे L के इक्वेशन में तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्टिफनेस निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही है EH/12 के 1 - μ स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1/4। यहाँ से ये L की वैल्यू आ रही है हमारी 70.6। मैम इक्विवेलेंट रेडियस हमारा 1.724 से कम आ रहा है, 0.83 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए, पहला वाला। फॉर्मूला कौन सा था? जब हम बता रहे फॉर्मूला जो है B का फॉर्मूला देखो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन निकालना है, ठीक है।
तो जब हम रेजिस्टिंग सेक्शन का इक्विवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करेंगे यानी स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें कंडीशन को चेक करना है कि इफ a इज लेस देन 1.724 h, हमने ये वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू पहले निकाल लो, ये वैल्यू मैम कितनी आ रही है? 0.833 एक सेकेंड, 1.724 h कितना आ रहा है मैम? यार? ये एक वैल्यू 1.724 h तुमको 18 दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जब हम 1.724 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ रहा है हमारा कितना, 31.032 यार। एंड रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया देखो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है 15। तो ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। 31.032 इज ग्रेटर देन 15, तो हमारा इक्वेशन 1 जो है हम वो अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? b इज इक्वल टू √1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये माइनस 0.675 h। तो यहाँ पर a, 14 आ रहा है। हाँ कितनी आ रही है वैल्यू? b की वैल्यू 14। हाँ b की वैल्यू 14 आ रही है। a की वैल्यू हम रख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15, स्लैब थिकनेस रख लेंगे h की वैल्यू 18, ठीक। तो यहाँ से हम b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर, 14। b की वैल्यू आ रही है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर ये वैल्यू हमारी, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं करता, अगर a की वैल्यू कम ना होके ज्यादा हो गई होती या फिर बराबर होती, तो हम क्या करते हैं, b बराबर a मान के चलते हैं। तो b की वैल्यू किसके बराबर मान लेते हैं? a के बराबर, यानी कि b की वैल्यू की तुम्हारी 15 हो जाती, ठीक है। बट ये ऐसा हुआ नहीं, कंडीशन जो है हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई की है, तो हम वहां से b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आई है हमारी 14, ठीक है। अब उसके बाद हमने l और b की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें निकालना है इसका स्ट्रेस। स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला है हमारे इंटीरियर पार्ट के, एजेस के एंड कॉर्नर के। इंटीरियर वाले इक्वेशन में वैल्यूज निकालो। अब सारी वैल्यूज हमें पता है। 19.3 आ रहा है क्या? हाँ, स्ट्रेस एट Interior इंटीरियर आ रहा है 19.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में जो ये इक्वेशन है हमारे पास 0.316 p जो है वो व्हील लोड है। व्हील लोड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5100, 5100। यहाँ पे p की जगह पे हम 5100 रख लेंगे। h हमें दिया हुआ है 18, यहाँ पर 18 रख लेंगे। 4 log 10 L by B, L की वैल्यू अभी हमने निकाली है, आया था हमारा L आया था 70.6, 70.6, ठीक है। स्मॉल बी आया था हमारा 14, तो ये हमने 14 रख लिया, और यहाँ से हम सारी वैल्यूज आउटपुट कर लिया हमने। यहाँ से SI की वैल्यू आ रही है हमारी 19.3, ठीक है। और स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या है हमारा? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब एजेस पे आ जाते हैं। एजेस का फॉर्मूला है 0.572 p अपॉन h स्क्वायर इन ब्रैकेट 4 log 10 L by B प्लस 0.359, सिंगल 5 है, प्लस 0.359, ये हमारा इक्वेशन है स्ट्रेस एट एज। तो फिर p की वैल्यू है 28.59 आ रहा है क्या? स्ट्रेस एट एज आ रहा है तुम्हारा 28.59, ठीक है, 28.54 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। P is wheel load, H is slab thickness and relative stiffness, B equivalent thickness। सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे एज इट इज जैसे पहले था। आंसर आ रहा है 28.54 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस एट कॉर्नर। कॉर्नर्स पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 3p अपॉन h स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस a√2 by l टू द पावर 0.6, ये पावर में 0.6 है, और ये होल टू द पावर नहीं, ब्रैकेट में सिर्फ ये इस पे पावर है, a√2 by l पे पावर, ठीक है। तो यहाँ पर p व्हील लोड 5100, h स्लैब थिकनेस 18, a रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया इज 15, l रिलेटिव स्टिफनेस इज 70.6। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बताओ। मैम 24.21। 30.2। हाँ ठीक है,
24.2 21 24.27 यूनिट वही है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो तो अल्टीमेटली अगर देखें तो फॉर्मूला ही याद करना है, और ज्यादातर अगर हम बोले कि आईआरसी और इन वेस्टरगार्ड पे क्या ज्यादा हमको पूछता है तो वेस्टरगार्ड ज्यादा आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन से डेफिनेटली आता ही है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सारा वैल्यूज हमको गिवन ही रहेगा, एल एन बी बस निकालना है। बस हाँ, टर्म्स क्लियर रहने चाहिए कि कौन कौन सा टर्म क्या है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये हो गई बात। मैम अभी तो एग्जाम ऑप्शनल होगा, तो न्यूमेरिकल तो नहीं देगा ना इतना लॉन्ग? इतना लंबा तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिलेगा, लाइन का पेपर होगा तब। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस, टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन रिजिड पेपर। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस है हमारे रिजिड पेमेंट पर, इनका भी कंसेप्ट जो है वेस्टरगार्ड का कंसेप्ट ही है। एंड उनके अकॉर्डिंग बोले या फिर ऐसे भी देखो कि क्या टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं हमारे पेमेंट पे, तो पेमेंट को उसका क्या आफ्टर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे जैसे टेम्परेचर की वजह से जो भी पेमेंट पर हमारा असर पड़ता है, खास करके यहाँ पे हम रिजिड पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सीसी पेमेंट हुआ। तो जो आफ्टर इफेक्ट आता है वो ज्यादातर आता है ड्यू टू दी वेरिएशन इन स्लैब टेम्परेचर। जो स्लैब होता है हमारा, उनमें टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से आफ्टर इफेक्ट आता है, स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, वो किसके अक्रॉस होता है? डेप्थ के अक्रॉस होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा स्लैब है, ठीक है, स्लैब है, एंड ये इसकी कुछ सपोज थिकनेस है स्मॉल टी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा टॉप सरफेस है, ये वाला, ये टॉप सरफेस है, एंड ये बॉटम सरफेस है, नीचे वाला। ठीक है, तो अब जैसे ही टेम्परेचर हमारा इस टॉप सरफेस पे पड़ेगा, तो टॉप सरफेस पे जैसे ही टेम्परेचर पड़ता है, तो इनमें जो पहली बात तो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो अलोंग दी डेप्थ होता है। ठीक है, डेप्थ के वेरिएशन के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक, तो अब इनमें जो वेरिएशन इन टेम्परेचर देखने को मिलता है वो या तो डेली वेरिएशन के बेसिस पे मिलता है या फिर सीजनल वेरिएशन के बेसिस पे मिलता है। जैसे अगर हम किसी कंडीशन की बात करें, तो जैसे मान लो तुम्हारा गर्मी का दिन है, ठीक है, समर टाइम है, तो समर में ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम में जो टेम्परेचर है वो हमारा किस पे सबसे ज्यादा पड़ता है? टॉप सरफेस पे। तो टॉप सरफेस जो होता है वो सनलाइट की वजह से हीट हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और अगर हम उसकी कंपैरिजन में देखें तो टॉप सरफेस पे डायरेक्टली सनलाइट आ रहा है, डायरेक्ट टेम्परेचर आ रहा है, तो ये ऊपर की जो सरफेस होती है वो ज्यादा हीट हो गई रहती है। जबकि उसके कंपैरिजन में हम बॉटम सरफेस की बात करें, तो बॉटम का सरफेस इसके कंपैरिजन में रिलेटिवली कूल रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी कोल्ड रहता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में वो रिलेटिवली कूल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हीट ट्रांसफर होगा तो वो हीट ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वो जो है पहले टेम्परेचर तो तुम्हारा इस पे आ रहा है टॉप सरफेस पे, उसके बाद वो हीट ट्रांसफर के थ्रू वो बॉटम सरफेस पे पहुंचता है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे मान लो जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है हमारे टेम्परेचर का बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द पेमेंट, ये शुरू होता है हमारा जो मिड नून होता है, मिड नून के बाद से, दोपहर के बाद से, क्योंकि एक पीक तक पहले तो वो जाएगा टेम्परेचर, फिर उसके बाद वो ढलना शुरू होगा। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंस देखने को मिलेगा वो मिड नून के बाद जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, अब ऊपर की सरफेस तुम्हारी हीटेड है, नीचे की सरफेस कंपैरेटिवली कोल्डर है, तो ऊपर तुम्हारे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन नीचे तुम्हारे उतने स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो अब ऊपर का जो सिरा है, ये वाला टॉप सरफेस, ये जो है वो क्या होने लगता है? बेंडिंग होने लगती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्पिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये कहलाता है हमारा वार्पिंग स्ट्रेस। वार्पिंग का ही अदर नेम है बेंडिंग। ठीक है, ठीक, तो ये क्या कॉज करता है? जो हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, इसकी वजह से
जो हमारा स्लैब होता है उसमें वार्पिंग या फिर बेंडिंग क्रिएट होने लगती है, ठीक है। और ये बेंडिंग क्रिएट होनी शुरू होती है लेट इन द इवनिंग, ठीक, जब हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा हो जाता है। अब होता क्या है कि एक तो टेम्परेचर का सेल्फ वेट है, अब ये बेंडिंग क्यों होना चाह रहा है, क्योंकि ऊपर का जो सरफेस है वो इतना हीट हो गया है, हीटेड की वजह से उसमें एक्सपेंशन होने लगता है। भाई तुम किसी भी स्ट्रक्चर में अगर तुम हीट प्रोवाइड होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड हो तो वो एक्सपेंड होना चाहेगा, वो एक्सपेंड हो रहा है। और नीचे की जो सरफेस है, अब स्लैब का तुम्हारा वेट भी है कुछ, तो स्लैब के सेल्फ वेट की वजह से वो बेंड नहीं हो पा रहा है, तो स्ट्रेसेस डेवलप हो गए, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो ऑपोजिट हो गया कि एक सिरा बेंड होना चाहता है, एक सिरा नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि स्लैब के सेल्फ वेट की वजह से वार्पिंग एंड बेंडिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। और ये जो हमारा डेली वेरिएशन होता है, डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर में हमारा डेली वेरिएशन होता है वो हमारा कारण बनता है वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। और ये वार्पिंग स्ट्रेसेस कहाँ कहाँ डेवलप होते हैं, तो अभी हम लोगों ने वेस्टरगार्ड के 3 इक्वेशन पढ़े, इंटीरियर, कॉर्नर एंड एजेस। तो ये तीनों जगहों पर वार्पिंग स्ट्रेसेस भी हमारे डेवलप होंगे, कहाँ कहाँ पर, इंटीरियर पे, कॉर्नर्स पे एंड एजेस पे, ठीक। अच्छा, अब जैसे मान लो कई सारे हमें वर्स्ट कंडीशन भी देखने को मिलेंगी, जैसे हमारा विंटर सीजन होगा, तो विंटर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में क्या, तो समर सीजन में टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा क्या होगा कि हम लोग अभी एक इसके बाद जब हम लोग ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्ट्रेसेस, कि कौन कौन से सीजन में किस किस टाइम पर हमें ज्यादा स्ट्रेसेस वर्स्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे मान लो तुम्हारा समर हो गया, तो समर में जो डे टाइम होता है वो ज्यादा होता है। अब विंटर का ले लो, तो विंटर में क्या है, विंटर में और भी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि दिन में तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा सा वार्मर होगा, ठीक है, रात के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो जो टॉप सरफेस है उस पर टेम्परेचर आया ड्यूरिंग द विंटर, मान लो उस पर टेम्परेचर आया और धीरे धीरे वो टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा रिलीज होना चाहेगा, तब तक जब शाम ढल जाएगी तो फिर उसमें जो तुम्हारा मतलब ठंड की वजह से कोल्डर सिचुएशन हो जाएगी। तो ये सब मिलके जो वेरिएशन टेम्परेचर का बहुत ज्यादा हो जाता है कि कभी ठंडा हो गया, कभी जो है वो गर्म हो गया, तो इसकी वजह से वेरिएशन की वजह से तुम्हारे स्ट्रेसेस जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, वार्पिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो ये होंगे या तो डेली वेरिएशन के बेसिस पे या फिर होंगे तुम्हारे सीजनल वेरिएशन के बेसिस पे, ठीक। तो जो हमारा डेली वेरिएशन होता है वो वेरिएशन होता है टेम्परेचर का मतलब अक्रॉस द डेप्थ के अक्रॉस में होगा, तो वो होगा हमारा डेली वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन किसको बोलेंगे, एक एक सीजन का ले लिया, मतलब एक हमने ओवरऑल इंक्रीज एंड डिक्रीज ले लिया, जो टेम्परेचर का ओवरऑल इंक्रीज एंड डिक्रीज जो स्लैब पर आ रहा है, तो वो सीजनल वेरिएशन के बेसिस पे ले लेते हैं कि हाँ पूरे ड्यूरिंग दी होल सीजन कितना वेरिएशन है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सीजनल वेरिएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशंस हैं एंड उसका जो तुम्हारा वार्पिंग स्ट्रेसेस है उसका फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट वार्पिंग स्ट्रेसेस में किस तरीके से बेंडिंग जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो इस वजह से अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कल हम लोग वार्पिंग स्ट्रेसेस का ये डायग्राम देखेंगे एंड उसका जो इक्वेशन है वो देखेंगे, फिर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस एंड देन उसका क्वेश्चन। ओवरऑल अगर हम बोले तो यूनिट 4 में तुम्हारी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो एक तो तुम्हारा सबसे पहला से स्टार्ट हो गया फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट में डिफरेंस, देन तुम्हारा फ्लेक्सिबल पेमेंट में सीपीआर मेथड, रिजिड पेमेंट में स्ट्रेसेस वार्पिंग स्ट्रेसेस जो भी बताएंगे कल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेस्टरगार्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेस कैलकुलेशन का वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो है बहुत मतलब केयरफुली याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी स्ट्रेसेस का है तुम्हारा, फिर से स्ट्रेसेस के इक्वेशंस आएंगे, अब ये दूसरा इक्वेशन है वार्पिंग स्ट्रेस का, याद बहुत रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग अब रेस्ट ऑफ द टॉपिक कल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।